people, hope you are doing well. आज हम लोग हिंदू लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे आपके एलएलबी के लिए हो और चाहे आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के इवेंचुअली सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें हमें आज पता चलेंगी इस वीडियो से। सो देखो, दो तरीके के सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के। एक है एंशिएंट सोर्सेज और दूसरा है मॉडर्न सोर्सेज। एशियंट सोर्सेज फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और मॉडर्न सोर्सेज फर्दर हमारा 3 पार्ट्स में है। ठीक है, एशियंट सोर्सेज में 4 सोर्सेज हैं जो कि बता रहा है श्रुति और वेदास, स्मृति और धर्मशास्त्र, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, एंड फोर्थ इज कस्टम्स। मॉडर्न सोर्सेज में जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज शामिल है। तो देखो, एंशिएंट सोर्सेज में श्रुति का क्या मतलब है। द टर्म श्रुति मीन्स व्हाट हैज बीन हर्ड। श्रुति का क्या मतलब है कि क्या चीज जो है सुनी गई है। ठीक है, इट कंटेन्स द सेक्रेड वर्ड्स ऑफ द गॉड। श्रुति में क्या है, श्रुति एक्चुअल में क्या है। श्रुति इज द सेक्रेड वर्ड्स, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, जिसे हम कहते हैं भगवान की वाणी। ठीक है, दिस सोर्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल सोर्स ऑफ ऑल। ठीक है, श्रुतिज आर द सेक्रेड प्योर अटरेंस दैट हैज बीन एनरिच्ड इन द वेदास एंड उपनिषद। श्रुति जो है वो एक प्योर अटरेंस है जिसको वेदास और उपनिषद में लिखा गया है। They have religious nexus with a person and help him in a way to attain the knowledge of salvation and incarnation. It is considered to be the primitive source containing the knowledge of law. तो श्रुति जो है एक बहुत ही important और primitive source है हमारा हिंदू लॉ का। फिर है उसके बाद हमारे पास स्मृतिज। So स्मृतिज are considered as text which has been remembered and then interpreted by the rishis throughout the generation. तो श्रुति क्या है, श्रुति एक जो है कही हुई बात है, और स्मृति क्या है, स्मृति इज अ टेक्स्ट जो कि लिखा गया है, मतलब इंटरप्रेट किया गया है बाय द ऋषिज। देयर इज अ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्म स्मृतिज व्हिच आर एज फॉलोज: धर्मसूत्र, प्रोज एंड धर्मशास्त्र पोइट्री। धर्मशास्त्र जो है वो पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है, कविता के फॉर्म में लिखा गया है। फिर है हमारे पास जो है थर्ड एंशिएंट सोर्स, दैट इज कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। The third ancient source of Hindu law is commentaries and digestives. Commentaries and digestives have expanded the scope of Hindu law. It played a very major role in developing the very concept of Hindu law. It helped in interpretation of the Smritis. इन्होंने बहुत ज़्यादा help करी Smritis के interpretation के लिए। Single interpretation of the Smritis is called as a commentary. अगर हम सिंगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं स्मृतिज का तो उसे हम कमेंट्री कहते हैं, while different interpretation of स्मृतिज are known as digestive. डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अगर है तो हम उसे डाइजेस्टिव कहेंगे। दया भागा, मिताक्षरा आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज। तो दया भागा और मिताक्षरा जो है वो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज कही गई हैं। नाम ये दोनों आपको पता होने चाहिए। फिर है उसके बाद हमारे पास कस्टम्स। तो कस्टम्स का क्या मतलब है, हिंदी में एक बहुत ही एंशिएंट ट्रेडिशन जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है। ठीक है, रीति रिवाज जिसे हम कहते हैं। Customs is the tradition that has been practiced in society since ancient times. It is the type of practice that is under the continuous observation of the people and has been followed by the people. किसी भी कस्टम को लॉ बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कॉन्टिन्यूसली चलता आ रहा हो और लोग उसे फॉलो कर रहे हो। देखो, जैसे एक कस्टम हमारे पास पहले सती का भी कस्टम था, ये पहले बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था, लेकिन अगर जब इसे अबॉलिश कर दिया गया तो अब ये कस्टम नहीं रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना ही अब एक तरीके का लॉ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को लॉ बनने के लिए, किसी भी कस्टम को लॉ बनने के लिए, कि उसका कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन चाहिए और वो पीपल के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, लोगों के द्वारा उसको फॉलो किया जाना चाहिए। फर्दर द कस्टम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज: लीगल कस्टम्स एंड कन्वेंशनल कस्टम्स। लीगल कस्टम is those customs which are enforceable or sanctioned by law. ये वाले जो customs होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, ये enforceable होते हैं और sanctioned होते हैं by the law. It can't be deemed invalid until the law itself declares it invalid. ये वाले जो customs हैं ये तब तक कि invalid नहीं हो सकते जब तक
लॉ इनको डिक्लेयर ना कर दे कि ये इनवैलिड है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीगल कस्टम्स। अब लीगल कस्टम्स में भी दो ब्रांचेस है। क्या? सबसे पहला है लोकल कस्टम। तो लोकल कस्टम आर द कस्टम्स दैट आर प्रैक्टिस्ड इन लोकल एरिया। दिस टाइप ऑफ कस्टम इज नॉट हाईली रिकॉग्नाइज्ड। देखो, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ लोगों ने कोई कस्टम बना लिया है, कोई ट्रेडिशन वो अपना फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो है ये हाईली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है। दूसरा जनरल कस्टम। तो जनरल कस्टम्स आर द कस्टम्स और ट्रेडिशंस व्हिच आर प्रैक्टिस्ड इन अ लार्ज एरिया। तो जनरल कस्टम्स क्या होते हैं? ये सारे वो ट्रेडिशंस होते हैं जो कि काफी ज्यादा जनरली जिन्हें फॉलो किया जाता है, काफी वास्ट जो है ये फैले हुए होते हैं। दिस टाइप ऑफ कस्टम इज हाईली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। और इस तरीके के कस्टम्स जो है वो हाईली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं लोगों के द्वारा। तो लीगल कस्टम में दो कस्टम हो गए, लोकल कस्टम और जनरल कस्टम। लोकल कस्टम बहुत ही कम एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है, लोकल एरिया में मतलब प्रैक्टिस किया जाता है, ये इतना ज्यादा प्रिविलेंट नहीं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। और जनरल कस्टम इसका बिल्कुल उल्टा है। फिर उसके बाद है कन्वेंशनल कस्टम। तो कन्वेंशनल कस्टम्स आर कस्टम्स दैट आर रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन अग्रीमेंट एंड इट इज कंडीशनल। देखो, कन्वेंशनल कस्टम का मतलब ये है कि कुछ जो फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करें, कंडीशनल होता है ये, ठीक है। फिर है हमारे पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कस्टम वाला जो आपका पॉइंट है, जो आपका सोर्स है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कस्टम? किसी भी कस्टम के लिए, कोई भी कस्टम इस तरीके से लॉ या लोगों के ऊपर बाइंडिंग कब होता है, कब हम कहेंगे कि ये कस्टम है, ये प्रथा है, कब ऐसा होगा? सो कस्टम मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन प्रैक्टिस। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कस्टम शुड नॉट बी वेग और एम्बिगुअस। वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए उसके पीछे। कस्टम मस्ट हैव टाइम एंटिक्विटी। टाइम एंटिक्विटी बहुत पुराने से चला आ रहा है, एंटिक है टाइम में। देयर मस्ट बी ए कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कस्टम। कंप्लीट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उस प्रथा का। इट शुड बी सर्टेन एंड क्लियर। अब हमने यहाँ पर बोल दिया कि वेग और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, तो इसका तो यही मतलब है कि सर्टेन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। कस्टम मस्ट नॉट अपोज द पब्लिक पॉलिसी विच विल अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। और ये जो है अपोज नहीं करना चाहिए पब्लिक पॉलिसी को कि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को इफेक्ट करे। दो केसेस हमारे पास, देवानाई आची वर्सेस चिदम्बरम 1954 का ये केस है। इन द इंस्टेंट केस इट वाज हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू बिकम लीगली सैंक्शनड बाय द लॉ, अगर हमें लीगली सैंक्शन करवाना है कस्टम को एंड बाइंडिंग ऑन अ पीपल, और पीपल पे भी बाइंडिंग करवाना है कि लोग इसको माने, कस्टम मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन प्रैक्टिस। तो वो कॉन्टिन्यूअसली इन प्रैक्टिस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग, वेग नहीं होना चाहिए और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट अपोज द वेल एस्टैब्लिश्ड पब्लिक पॉलिसी, और जो एस्टैब्लिश्ड पब्लिक पॉलिसी है उसको अपोज ना करे। कस्टमरी रूल मस्ट बी इन द कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी। बेसिकली इस केस में जो है कस्टम के एसेंशियल्स बता दिए गए। लक्ष्मी वर्सेस भगवंत हुआ यार 2019 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 1204। इन द इंस्टेंट केस द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड that a custom becomes legally enforceable when the majority of people make the continuous use of such practice। तो एक कस्टम जो है वो लीगली एनफोर्सेबल कब होता है? जब कई सारे लोग मेजोरिटी में उस कस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली उसे प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर है हमारे पास मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में सबसे पहले है जुडिशियल डिसीजंस। नाम से समझ में आ रहा है कि अगर किसी जज ने कोई बात डिसाइड करी है तो वो एक सोर्स ऑफ लॉ हो गया, ठीक है। So judicial decisions are considered to be the most important ingredient of modern sources. Judicial decision is considered to be the authoritative and binding। भाई बाइंडिंग तो होता ही है, सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है, उसके लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है। जिस भी कोर्ट ने, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया तो वो तो सब पर बाइंडिंग होगा ना, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब पर बाइंडिंग होता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट वाज अप्लाइड इन द केसेस रिजेंबलिंग द सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ केस ऑलरेडी डिसाइडेड। देखो इसका ये मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? कोई एक केस है, वो एक बार डिसाइड हो चुका, अब उसी मैटर से रिलेटेड, ध्यान से सुनो, उस मैटर से रिलेटेड कोई दूसरा केस आया है, तो जो हमारे प्लीडर्स हैं, हमारे वकील हैं, वो क्या करते हैं? इस प्रेसिडेंट का सहारा लेते हैं कि जज साहब आपने इस मामले में ये वाला फैसला सुनाया था, तो आप हमारे मामले में भी इस तरीके का फैसला सुनाएं, ठीक है। मतलब उनको ऐसा ऑर्डर नहीं करते, मतलब कहते हैं कि आपने इस मामले में ये वाला फैसला सुनाया था, तो एक प्रेसिडेंट का वो सहारा लेते हैं अपने केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, कि इस केस में ऑलरेडी इस फेवर में डिसीजन आ चुका है।
The legislation is considered to be the codification of customs, which plays an important role in expanding the concept of Hindu law. Legislations are enacted by the parliament. फिर है हमारे पास जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज. देखो, जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइज का मतलब ये है कि जैसे कभी कभी किसी पर्टिकुलर मैटर पर कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है या जज को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है इस चीज का फैसला दिया जाए, तो वो अपने गुड कंसाइज का यूज करते हैं कि जो उन्हें बेस्ट ऑफ देयर थिंकिंग लगता है वो फिर उस हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज का डिसीजन देते हैं. सो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज इज द बेसिक रूल ऑफ लॉ. दिस रूल ऑफ लॉ अप्लाइज व्हेन एन एग्जिस्टिंग लॉ डजंट अप्लाई इन केस बिफोर द कोर्ट. कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है वो जो है किसी केस पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है. डिसाइड्स द पर्टिकुलर मैटर बाय अप्लाइंग इट्स रैशनैलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज. तो वो अपना कंसाइज यूज करेंगे, जस्टिस का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. ये सारी चीजें देखने के बाद, रेशनलाइज करने के बाद वो फिर अपना जजमेंट देंगे. दिस रूल इज कंसिडर्ड टू बी द फेयरेस्ट एंड रीजनेबल ऑप्शन अवेलेबल टू अ पर्सन. इसको बहुत ही फेयरेस्ट और रीजनेबल ऑप्शन बताया गया है. In Gurunath versus Kamlabai, the Supreme Court held that in absence of any existing law, अगर कोई absence है किसी भी existing law का और केस आ गया है उसके ऊपर, तो रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज जो है अप्लाई किया जाए. फिर हमारे पास लेजिस्लेशन. तो लेजिस्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द हिंदू लॉ इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो लेजिस्लेशन जो है काफी ज्यादा ये एक बेस की तरह कंसिडर किया जाता है मॉडर्न हिंदू लॉ की ग्रोथ के लिए. It has been stated that in order to meet the new conditions of society, it became a necessity to codify the law. इसमें ये कहा गया कि अगर न्यू कंडीशंस ऑफ सोसाइटी को अगर मीट करना है, न्यू कंडीशंस ऑफ सोसाइटी को अगर हमें देखना है, तो ये नेसेसिटी है कि इस लॉ को जो है कोडिफाई किया जाए. ठीक है, तो ये सारे हमारे सोर्सेज थे हिंदू लॉ के. आई होप आप लोगों को ये सारे सोर्सेज अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.